हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है 5वीं यूनिट में, काव्य हेतु। तो काव्य हेतु है क्या, किसे कहते हैं, काव्य में किस तरह से होते हैं, किसने इसके भेद हैं, कितने भेदोपभेद हैं, कितनी तरह के बताए गए हैं और साहित्य में इनका क्या योगदान है। तो कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य कारण कहा जाता है। यानी कवि में जो लिखने की का निर्माण करे, सृजन के जो कार्य को तत्पर करे, उन सारे ही कारणों को, उन सारे ही कारकों को, उन सारे ही साधनों को काव्य कारण या काव्य हेतु कहा जाता है। वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का निरूपण किया है। वामन एक संस्कृत के आचार्य हुए हैं, उन्होंने काव्य हेतु नाम न देकर के उनको काव्यांग नाम इसको दिया है। भामह ने काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है और भामह भी आचार्य संस्कृत के ही हैं। इन्होंने कहा है कि काव्य हेतु में सिर्फ प्रतिभा ही है वो काम आती है, या वही एक इसका भेद है। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास तीनों को काव्य का कारण कहा गया है। यानी काव्य के कितने भेद हैं काव्य हेतु के? नैसर्गिक प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास। प्रतिभा जो हम कहते हैं जन्मजात होती है, शास्त्र ज्ञान जो हम काव्यों को पढ़ने या किताबों को पढ़ने से प्राप्त होता है, अभ्यास और उसको पढ़ते हुए हम अपने आप के अनुभवों के द्वारा अपने आप को मांझते हैं, अपने आप को सृजन के लिए तत्पर करते हैं, प्रेरित करते हैं, वो हमारा अभ्यास कहलाता है। कहावत है ना, जड़ करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो जड़मत ही जब सुजान हो जाते हैं तो फिर बुद्धि वालों की तो बात ही क्या अभ्यास करने से। तो यहाँ अब हम अभ्यास को काव्य के ये 3 कारण माने गए हैं या हेतु माने गए हैं। रुद्रट ये भी संस्कृत के आचार्य ही हुए हैं। रुद्रट ने भी शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है। व्युत्पत्ति यानी वही हमारी जो हमने अभी कारण बताया था, हमारे 3 कारणों में से कि एक था प्रतिभा, दूसरा था शास्त्र ज्ञान, तो इन्होंने व्युत्पत्ति दिया है इसको नाम, और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इनका कहना है जो हमें सार तत्व है, जो अच्छी बातें बताते हैं, जो नीति की बातें करते हैं, जो समाज हित की बातें करते हैं, जो समाज के सर्वोपरि कार्य को किस तरह से संपन्न हो इसकी बातें करते हैं, तो इन सब को ग्रहण करने और जो हमारे असार बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, जो बुरे विचार हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको त्यागते हुए तो व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा के द्वारा ही ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। ये रुद्रट ने कहा था। राजशेखर ने, ये भी संस्कृत के आचार्य हुए, राजशेखर ने काव्य हेतु की मीमांसा करते हुए श्यामदेव के मत का अनुसरण किया है। श्यामदेव कहते हैं कि काव्य कर्म में कवि की समाधि, यानी समाधि का मतलब ये नहीं है यहाँ अंत हो जाना, जैसे एक आदमी हो गया, एक साधु हुआ, समाधि ले ली, यानी अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। यहाँ समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता। तो काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है तथा आचार्य मंगल अभ्यास को प्रधान कारण मानते हैं और उसे प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से बहुत दूर बताते हैं। अब राजशेखर का कहना है कि शक्ति यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। यानी प्रतिभा ही है जो व्युत्पत्ति को जन्म देती है, यानी व्युत्पत्ति करवा दी, यानी शास्त्र ज्ञान पढ़ने के लिए तत्पर करती है या हमें उससे बोध कराती है उसका। मम्मट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के समन्वय को काव्य हेतु माना है। शक्ति लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्य आदि के परिशीलन से प्राप्त निपुणता, यानी लगातार चलते रहने से जो हमें प्राप्त निपुणता होती है, चतुराई आती है, व्युत्पत्ति होती है तथा काव्यज्ञ की शिक्षा से अभ्यास, ये उसके उद्भव में हेतु बनते हैं, यानी कारण बनते हैं। जो काव्य को उत्पन्न करने के लिए ये क्या क्या कारण बनते हैं कि काव्य आदि के परिशीलन से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञ की शिक्षा से अभ्यास, ये काव्य के उद्भव के हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास पृथक पृथक काव्य हेतु नहीं हैं, अपितु तीनों मिलकर काव्य के हेतु बनते हैं। यानी कहने भर को उन्होंने कहा कि ये जो शक्ति है यानी प्रतिभा है,
यह है जो हमारा शास्त्र ज्ञान है और यह जो हमारा अभ्यास है, ये कहने भर को अलग अलग है, वरना ये काव्य के सृजन के लिए तीनों घटक मिलकर के एक ही काम करते हैं। वाग्भट, ये भी संस्कृत के आचार्य हुए, वाग्भट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रतिभा उसका यानी काव्य का, प्रतिभा उसका कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सृजन को बढ़ाने वाला है। आपने किसी नायिका को देखा होगा, एक औरत को देखा होगा, तो अगर वो सजी संवरी गहने पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए होंगी तो मन को थोड़ी सी आकर्षित करती है। तो यहाँ भी उन्होंने काव्य को एक स्त्री के रूप में मान लें, जो यहाँ पर उन्होंने वाग्भट ने कहा है वैसी बात को, कि प्रतिभा उसका यानी प्रतिभा एक काव्य रूपी स्त्री का कारण है, यानी वो एक स्त्री रूप में है, ये उसकी प्रतिभा है, ये उसकी जन्मजात एक छवि है, उसकी बनाई हुई एक जेंडर है। व्युत्पत्ति विभूषण है, अब वो जो शास्त्र ज्ञान अर्जित करती है, पढ़ती है, कुछ अनुभव लेती है, व्युत्पन्न करती है, कुछ उत्पन्न करती है, वो उसका आभूषण है। और अभ्यास उसके सृजन को बढ़ाने वाला है, और जो वो निरंतर अभ्यास करती है वो है उसका उस काव्य रूपी स्त्री को बढ़ावा मिलने वाली, हौसला मिलने वाली, आगे मार्ग पर चलने वाली बात है। ऐसा आद्य कवियों का कथन है। हेमचंद्र के अनुसार प्रतिभा इस यानी काव्य का, प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा का संस्कार करने वाले हैं। जयदेव ने चंद्रालोक में इसी बात को यूँ कहा है कि श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा की कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। जगन्नाथ का मत है, अन्य आचार्यों से कुछ विलक्षण है। उनका कहना है कि उसका यानी काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को वे प्रतिभा का हेतु मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है जगन्नाथ ने कि मात्र एक प्रतिभा ही है जिसको हम काव्य का हेतु कहते हैं। ये जो शास्त्र ज्ञान है और अभ्यास है, ये तो उसको बढ़ावा देने के लिए सहायक का काम करते हैं। अब है हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने प्राय मम्मट के काव्य प्रकाश तथा जयदेव के चंद्रालोक, इनके दोनों के ग्रंथ हैं ये, चंद्रालोक यानी मम्मट का, जयदेव का चंद्रालोक और मम्मट का काव्य प्रकाश का आधार लिया है। सूरती मिश्र ने अपने ग्रंथ काव्य सिद्धांत में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य कारण कहा है। यानी उन्होंने तीन चीज़ें बताई है, एक शक्ति है यानी प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है यानी काव्यों शास्त्रों का अध्ययन है, और अभ्यास यानी अपने आप को मांझना है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि कारण देव प्रसाद जी शक्ति नहीं है, शक्ति कहत सब कोई, व्युत्पत्ति और अभ्यास मिल त्रिय बिनु काव्य न होई। चंद्रालोक की उपमा को लेकर यूँ कहा है, चंद्रालोक में जयदेव ने जो कहा है वो ये कहा है कि जैसे बीज मृतिका नीर मिले सब आन, तबही तरु उपजे सुन्यो इन्हें कविता जान। कि जैसे बीज और मिट्टी जब मिट्टी और जल में मिल जाता है तभी वो वृक्ष का रूप ले लेता है, और वही वृक्ष है वो एक क्या है, बीज, मिट्टी और पानी, ये तीनों ही चीज़ हैं। एक है प्रतिभा, एक है शास्त्रों का अध्ययन और एक है हमारा अभ्यास। इन तीनों से मिलकर ही काव्य रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है। श्रीपति ने अपने काव्य सरोज में काव्य हेतु के विषय में कहा है कि शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत हैं ताको ललित प्रकाश। शक्ति को उन्होंने सुपर्ण पथ विशेष कहा है और उसका प्रतिभा से भेद किया है। अब है काव्य हेतु के प्रकार कितने हैं। ये तो हमने अलग अलग संस्कृत के और हिंदी के विद्वानों के बताए हैं कथन कि वो कहते क्या है काव्य प्रतिभा के बारे में, काव्य हेतु के बारे में और काव्य के कारण के बारे में सोचते क्या है। तो अब है इसके कितने भेद हैं, कितने तरह के काव्य हेतु होते हैं। तो पहला ही नंबर आता है प्रतिभा का। नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। यानी नए नए जो भाव बुद्धि में आते हैं, प्रज्ञा मतलब
चेतना और बुद्धि में जो आते हैं वही प्रतिभा कहलाती है। वामन ने इसे जन्म जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहा है, जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, या होती भी है तो हास्य का कारण बन जाती है। अगर आप में प्रतिभा नहीं है और आप ज़बरदस्ती कोशिश करते हो तो आप पांडित्य प्रदर्शन अगर दिखावे के लिए करते हो तो आप हंसी के पात्र बन जाते हो। तो यहाँ उन्होंने माना है वामन ने कि ये जो प्रतिभा है वो एक जन्मजात होती है। रुद्रट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का उपयोग करते हुए इसकी व्याख्या यूँ की है कि मन की एकाग्रावस्था में जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं उसे शक्ति कहते हैं। यानी प्रतिभा किसको कहते हैं कि जो और कोई सोच ही नहीं पाता और वैसी समस्याओं को आप हल कर देते हो, अक्लिष्ट बात को आप क्लिष्ट को एकदम सरल कर देते हो, वो है प्रतिभा कहलाती है, शक्ति कहलाती है। राजशेखर के शब्दों में जो यानी बुद्धि, सार्थक शब्द समूह को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को तथा ऐसी ही अन्य बातों को हृदय में प्रतिपादित करती है या प्रतिभाषित करती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। वाग्भट्ट ने प्रतिभा की व्याख्या इस प्रकार की है कि प्रसन्न पदावली, नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। यानी नए नए जब उसके सामने कुछ घटनाएं आती हैं, नए नए विषय आते हैं और उसके अनुसार वो अपनी बातों को, अपनी उक्तियों को, अपने कथन को, अपने भावों को, अपने शब्दों को प्रकट करता है, तब वो प्रतिभा कहलाती है। अब है प्रतिभा के भी भेद। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा अर्थात स्वाभाविक और उत्पाद्या अर्थात जो किन्हीं साधनों से यथा शास्त्राध्ययन और अभ्यास उससे उत्पन्न की जा सके। एक तो है सहजा यानी जो जन्मजात मिलती है, स्वाभाविक है। दूसरा है जो शास्त्रों को पढ़कर मिलती है, अभ्यास द्वारा मिलती है। तो दो भेद उन्होंने प्रतिभा के किए हैं। राजशेखर ने भी प्रतिभा दो तरह की बताई है, कार्यत्री और भावित्री। देखो बच्चों ये ध्यान रखो, यहाँ ये जब प्रतिभा की बात आती है तब ये जो उसका भेद आता है ये ज़्यादा सटीक माना जाता है। एक होती है कार्यत्री प्रतिभा, एक होती है भाव्यत्री प्रतिभा, और ये राजशेखर ने कहा है। अब आगे वो बताएंगे कि कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री कहलाती है। यानी कवि का उपकार कैसे करने वाली, कि कवि को अपने मन में जो उन्होंने मतलब जन्मजात जो उसको मिली हुई प्रवृत्ति है उसको प्रकट करने के लिए जब वो सामने लाई जाती है उस प्रतिभा को, तब वो कार्यत्री कहलाती है। इसके तीन उपभेद हैं। अब इसके भी उन्होंने उपभेद किए हैं, यानी प्रतिभा के भेद कहलाई कार्यत्री और भाव्यत्री राजशेखर के अनुसार। अब कार्यत्री के भी उन्होंने तीन भेद किए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली सहजा होती है, वही स्वाभाविक वाली बात हुई, सहजा का मतलब सहजा होती है। वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न आहार्या तथा मंत्र तंत्र आदि साधनों से उत्पन्न औपदेशिकी होती है। वर्तमान जन्म के संस्कारों से यानी जो अभी चले, हम कहते हैं ना आज के बच्चे बड़े ऐसे हैं, बड़े तेज हैं, तो ये क्या है, वर्तमान समय के अनुसार चलने वाली जो प्रतिभा होती है वो आहार्या कहलाती है, और मंत्र तंत्र साधनों से उत्पन्न औपदेशिके कहलाती है। भावक होता है पढ़ने वाले का, तो भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भाव्यत्री कहलाती है। यह प्रतिभा कवि के श्रम तथा अभिप्राय का बोध कराती है। भाव्यत्री प्रतिभा कौन सी है, जो कवि और पाठक के भावों को उत्पन्न करती है, वो भाव्यत्री प्रतिभा है। और कार्यत्री प्रतिभा कौन सी होती है, कि जो जन्मजात मिली होती है और जन्मजात के बाद में वो जैसा देखता है सामने घटित होते और उसी के अनुसार वो ढल जाती है, वो कार्यत्री होती है। यानी जन्मजात मिलने वाली कार्यत्री होती है, और परिस्थिति और समय को देखते हुए जो प्रकट की जाती है प्रतिभा वो भाव्यत्री होती है। अब अगला है नंबर, ये तो थी हमारी प्रतिभा। तीन तरह की बताए हैं काव्य है, तो पहला ही बिंदु आता है प्रतिभा। तो हम यहाँ पहले ही बिंदु में चलेंगे और वो पहला बिंदु आता है इसका प्रतिभा, जो हमने अभी किया था प्रतिभा। तो प्रतिभा क्या होती है, कार्यत्री होती है, और दूसरा इसका भेद है भावित्री। ये दो तरह की इसके उपभेद हैं। और अगला हम चलते हैं हमारा व्युत्पत्ति। ये हो गया हमारा व्युत्पत्ति है ना, व्युत्पत्ति में अब हम चलेंगे।
तो व्युत्पत्ति में बताया है कि राजशेखर ने प्राचीन आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता दिया है। अनेक विषयों का ज्ञान, अनेक सब्जेक्ट विषय का ज्ञान, अनेक घटनाओं का ज्ञान, अनेक पढ़, जितना कहते हैं ना, घोड़ा अड़ा क्यों ज्ञान सड़ा क्यों, क्योंकि पलटा न था। तो पढ़ोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो व्युत्पत्ति जितना आप पढ़ोगे उसके अनुसार जो उत्पन्न होती है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बहुज्ञता, यानी अनेक अनेक तरह की चीज़ों का जानकारी होना। यही अर्थ काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों को मान्य है। राजशेखर ने उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। अब आप कह दो कि अच्छा कोई ज्ञान, अब कोई पॉकेट बुक्स पढ़ करके उपन्यास के नाम पर खुश होता है तो ये कोई अच्छा ज्ञान तो है नहीं। कोई बहुत सारे राम प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ करके भी खुश होता है तो ये अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो राजशेखर ने कहा है कि ये भी दो तरह के होते हैं, कि एक तो उचित होता है, एक और अनुचित होता है। तो उचित और अनुचित ही है वो विवेक व्युत्पत्ति है, यानी वो विवेक को उत्पन्न करने वाले कारक हैं। आचार्यों ने एक मत से व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कारक माना है। प्रतिभा को संस्कार देने, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, फिर माता पिता उसको संस्कार, परिवार उसको संस्कार, हालात उसको संस्कार देते हैं। तो वही वाली बात है कि ये प्रतिभा तो जन्मजात पैदा हो गई, अब इसको व्युत्पत्ति है वो संस्कार का काम करते हैं। राजशेखर ने आचार्य मंगल का मत उद्धृत किया है कि व्युत्पत्ति यानी प्रतिभा से व्युत्पत्ति श्रेष्ठ है, और अपना मत यह दिया है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से श्रेयस्कर हैं, दोनों मिलकर ही। खाली एक बच्चा पैदा हो गया वो तो मिट्टी का ढेला है, अगर उसमें व्युत्पत्ति नाम से संस्कार नहीं दिए गए। खाली एक कवि ने प्रतिभा तो ले आया जन्म से, लेकिन अगर उसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो वो अपनी प्रतिभा का ढिंढोरा, अपने प्रतिभा का ठीकरा फोड़ता रहे, भले ही कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं अभ्यास। अब हमारा काव्य हेतु का तीसरा बिंदु आता है, वो है अभ्यास। अभ्यास पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि तुम एग्ज़ाम में बैठते हो और एक क्लास पास करके आए हो, दूसरी क्लास में जाते हो तो इसके लिए तुम पढ़ाई करते हो। तो पढ़ाई तुम्हारी क्या है? ज्ञान में इजाफा करने का अभ्यास है। तो ये अभ्यास है। निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना है। प्रतिभा को बढ़ावा देता है, जो आपने जन्मजात लेकर आए हो उस गुण को और ज़्यादा बढ़ा देता है आपका अभ्यास। दंडी ने प्रतिभा का सर्वोपरि महत्व स्वीकार करते हुए कहा है कि पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्राध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य ही अनुग्रह करती है। ये दंडी ने कहा कि भले ही आप प्रतिभा नहीं लेकर पैदा हुए, आप में न कार्यत्री प्रतिभा है न भावेत्री प्रतिभा है, लेकिन आपने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद में अपने आप को उस जगह रख करके अपने आप के मस्तिष्क में चिंतन करके अभ्यास किया, उसको मथा अपने मन में, तब भी आप काव्य के हेतु यानी काव्य को सृजन करने में सहायक हो सकते हो। तो ये दंडी ने कहा है। तो अभ्यास से वाणी की उपासना करने में वाणी अवश्य ही यानी सरस्वती अवश्य ही वरदान देती है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रश्न का निष्कर्ष हमारा अंतिम होता है। तो जन्मांतर प्रतिभा की व्युत्पत्ति कवि द्वारा अभ्यास करके काव्य सृजन किया जा सकता है। जो जन्म जन्मांतर से मिली हुई प्रतिभा है उसको उत्पन्न करके यानी व्युत्पत्ति के द्वारा यानी शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास के द्वारा कवि है वो काव्य का सृजन करने में सिद्धहस्त हो सकता है। कवि के मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। राजशेखर ने स्वयं समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न माना है तथा इसको शक्ति प्रतिभा का एक कारण बताया है। एक तो होता है बाहरी पक्ष, बाहरी प्रयत्न, जो हम बाहर के वातावरण के थपेड़ों से, जिसको हम कहते हैं ना दुनिया देखकर अनुभव किया है, वो होता है बाहरी कारण। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आप अंदर ही अंदर अपने आप को तराशते हो, तो वो होता है आपका आभ्यंतर यानी भीतरी पक्ष। तो ये है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिभा कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।